हेलो दोस्तों। अ, कल कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और इसी तरीके से पास्ट के होते हैं और फ्यूचर के। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं, सब मिला करके हो गया था 12। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग समझते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हम लोग पहले उसका वाक्य देखेंगे कि वाक्य क्या है, फिर वाक्य को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये किस टेंस में है। ठीक है, तो पहचानने की एक ट्रिक होती है। जब भी किसी वाक्य को आप देखें, कोई भी कुछ बोलता है तो क्या करें कि उसके लास्ट वाला पार्ट देखें कि लास्ट वाले हिस्से में वो क्या बोल रहा है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि तुम खाना खा रहे हो, वह स्कूल जाता है, तुम सोते हो, तुम पढ़ते हो, तो इसमें लास्ट वाला हम देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, ते हो, वह खाना खा रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो ना, वह सोता है। तो इस तरीके से ता है, लास्ट में सोता है, ता है, और खा रहे हो, रहे हो। तो इस चीज से हम लोग पहचानेंगे कि लास्ट में आता क्या है। तो लास्ट वाले शब्द से हम पहचानेंगे। जैसे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी, इसके वाक्य में, इस वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, इत्यादि शब्द आ गए हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि शब्द आएंगे वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, इससे हम लोग पहचान लेंगे। अब इस टेंस के भी इस टेंस में 3 प्रकार का सेंटेंस बनता है, 3 प्रकार का वाक्य बनता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? साधारण वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होता है ना कि इसमें न तो नकारात्मक चीजें होंगी और न ही प्रश्नवाचक। जिसमें किसी चीज से हम मना करते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और जो सिंपल होता है वो अफर्मेटिव होता है। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है? पहले रूल लिख लेते हैं। रूल, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीजें जो होती हैं ये कंपलसरी होती हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसका रूल लिख लेते हैं कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप समझते हैं सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या? सब्जेक्ट को कहा जाता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, और वर्ब को कहा जाता है क्रिया, ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? मान लीजिए कोई सेंटेंस आता है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब हम इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है?
तो इसमें पहचानने के लिए सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य करता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें खाना कौन खा रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? कर्ता हुआ। और वर्ब होता है क्रिया, तो काम क्या हो रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है, तो क्या हुआ? क्रिया हुआ। और ऑब्जेक्ट कर्म क्या है? क्या चीज कर रहे हो, क्या खा रहे हो? तो खाना क्या हुआ? कर्म हुआ। इसी तरीके से जैसे है वह घर जाता है, तो घर कौन जा रहा है? कौन काम कर रहा है? वह। कौन काम कर रहा है? वह। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और कार्य क्या हो रहा है? जाने का। वह घर जाता है, कार्य क्या हो रहा है? जाने का, तो ये कर्म क्रिया हुई। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कर्म। क्या कर रहे हैं? कहाँ जाता है? घर जाता है, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह की मीनिंग हो जाएगी ही। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब क्या है इसमें? जाना की मीनिंग होती है गो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? एस या ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें हम ई एस जोड़ देंगे, गोस टू होम या हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे एस या ई एस कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो और यहाँ पे मैंने लिख दिया ई एस, गोस। तो ये कब एस लगेगा, कब ई एस लगेगा, आइए समझते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं उसको बनाने के लिए कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जैसे ऐसे ये तब लगता है, पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट किस फॉर्म में आया है, एक वचन में है या बहुवचन, मतलब सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिंगुलर होता क्या है, एक वचन होता है क्या है, किसे कहते हैं सब्जेक्ट में। जैसे अगर आए ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, जैसे सीता, गीता, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी, तो ये सब किसमें आता है? एक वचन। जैसे दिस, दैट, ये सब क्या है? ये एक वचन है। और बहुवचन में क्या आएगा? जैसे आई, वी, यू, दे, टीचर्स मैंने लिखा है, मतलब एक से अधिक चीजें जब आएंगी तो सब किसमें आएगा? बहुवचन में। जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, दीज, दोस्त, ये सारी चीजें क्या है? ये बहुवचन है। तो मैंने इससे इसीलिए लिखा है कि हमें ये समझना है कि वर्ब में कब ऐसे यस लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, जब एक वचन आएगा, जब कर्ता एक वचन आएगा, तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। और जब बहुवचन आएगा कर्ता, तब एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जब एक वचन आएगा तो एस या एस जोड़ेंगे, जब बहुवचन आएगा एस या एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे खाना खाते हैं, इस तरीके से वे खाना खाते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? खाना कौन खा रहा है? वे खाना खा रहे हैं, वे क्या हुआ? सब्जेक्ट हमारा। वे की मीनिंग होती है दे। और फिर उसके बाद वर्ब क्या है? किस चीज का काम हो रहा है? खाने का। तो खाना क्या है? खाते क्या है? वर्ब। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? खाने की मीनिंग ईट। अब बताइए यहाँ पे ऐसे एस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दे देख लेते हैं, एक वचन में आता है कि बहुवचन में? तो दे बहुवचन में आता है। जब बहुवचन में आएगा तो एस या एस नहीं जुड़ेगा वर्ब में, तो हम इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ ईट लिखेंगे। दे ईट फूड, ठीक। इसी तरीके से एक वचन वाला देख लेते हैं। और जैसे है एक वचन वाला देख लेते हैं। जैसे अगर आ गया कि राम किताब पढ़ता है, तो राम, इसमें पहले तो ये पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कार्य कौन कर रहा है? किताब कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो राम क्या हुआ? इसमें सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? राम को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। तो राम, फिर उसके बाद राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो वर्ब पढ़ने की मीनिंग होती है रीड। अब देखेंगे राम एक वचन है कि बहुवचन है। नेम किसमें आता है? एक वचन में आता है। तो राम एक वचन है, इसलिए वर्ब में क्या लगेगा? एस या एस जोड़ देंगे। तो रीड था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एस जोड़ दिया, तो क्या हो गया? रीड्स हो गया। फिर राम क्या करता है? क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो राम रीड्स बुक हो गया। अगला है कि मोहन उसे बुलाता है। मोहन उसे बुलाता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है? कौन किसको क्या कर रहा है?
मोहन उसे बुला रहा है, तो काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मोहन को, तो मोहन सब्जेक्ट है, सबसे पहले मोहन लिखाएगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है मोहन? बुला रहा है, तो बुलाना क्या हुआ? वर्ब, क्रिया। तो मोहन बुलाने की मीनिंग कॉल। अब देखिए मोहन एक वचन में आता है कि बहुवचन में? नेम किस में आता है? एक वचन में आता है। तो एक वचन में वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा? एस जुड़ जाएगा, तो मोहन कॉल्स हो जाएगा। कॉल को हम क्या कर देंगे? कॉल्स कर देंगे। फिर किसे बुलाता है? उसे, तो उसे की मीनिंग हो जाएगी हिम। तो इस तरीके से बहुत ही इजी से आसानी से हम लोग इसे समझ लेंगे। अगला देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।